नमस्ते दोस्तों, मैं उदय भान सिंह, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गूढ़ा नियामतपुर जालौन। इस समय हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके बाद बिंदुसार को। आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व या 236 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। क्योंकि अशोक देखो 273 पर राजगद्दी पर बैठा, लेकिन उसने राज्याभिषेक नहीं करवाया। उसने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया था। इन्हीं वर्षों में साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी विद्रोह हुए उनको दबाया और राजगद्दी बैठकर अपना राज्याभिषेक करवाया। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुजर्रा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अशोक का इतिहास का मुख्य साधन अशोक के स्वयं के अभिलेख हैं। अशोक के काल की दो मुख्य घटनाएं हैं। एक तो उसका बौद्ध धर्म का ग्रहण करना और दूसरे उसके शासनकाल के अभिलेख। अशोक बिंदुसार के समय में उज्जैन का राज्यपाल था और बिंदुसार के समय में ही जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो अशोक ने ही उस विद्रोह का दमन किया था। अशोक की एकमात्र रानी कारुबाकी का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। अशोक को देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी की उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध कलिंग पर युद्ध किया था, जो उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया गया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए। कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग का राजा नंदराज नाम का कोई राजा था। कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी उसके 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। कलिंग विजय के उपरांत 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र, उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली तथा दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ थी, स्थापित किए। कलिंग युद्ध के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा था, इसीलिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर
आक्रमण किया था। इसी युद्ध से भयंकर नरसंहार को देखकर अशोक का मन विचलित हो गया और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया और युद्ध सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। असम अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक और उसका बौद्ध धर्म। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। उसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया तथा 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। नेपाल की तराई में अशोक के 2 अभिलेख रूमन्देई एवं निगलीवा स्तंभलेख प्राप्त होते हैं। रूमन्देई अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक स्पष्टता बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है एवं अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सारनाथ, सांची तथा कौशांबी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख। धन्यवाद।